आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल को स्टडी करने के लिए हम मैग्नेटिक मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो हम कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। हम इसमें बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कैसे करता है और मटेरियल को हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सो हमारे सिलेबस में 3 क्लासिफिकेशन है: डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फिर हमारे पास जब मैग्नेटिक मटेरियल दिया रहे तो हम उसे मैग्नेट कैसे बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट हो या टेम्पोररी मैग्नेट हो, इस तरह की चीज़ें अपने को इसमें स्टडी करना है। सो जो सबसे पहला है, इसमें कुछ मैं आपको बेसिक डेफिनेशन अभी सिखाना चाहता हूँ। सो सबसे जो पहली डेफिनेशन अपने को सीखना है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से लिखेंगे हम लोग। सो पहला है, इनके नाम थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं बुक वाइज। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सो बहुत क्लियरली इन डेफिनेशन को समझना है। मटेरियल को समझने के लिए हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस यहाँ सीखना चाहते हैं। सो पहला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैं H से लिखूँगा, और इसी को लिखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और यही इसी को कभी कभी लिख देंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब वह फील्ड जिससे हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। सो एक्सटर्नल, H का मतलब अपने को जब कभी विजुअलाइज करना होगा तो क्या मतलब समझेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड which is used to magnetize a material। किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए आप बाहर से जो फील्ड अप्लाई करेंगे दैट इज़ नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आप इस तरीके से इसको इमेजिन करिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। जैसे मैं आपको कुछ बेसिक बातें सिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है। हमें पता है कि यदि करंट कैरिंग वायर है तो उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। सो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लो मेरे को ये लिखना है। सो मैं डिस्टेंस h पर लिखना चाहता हूँ, डिस्टेंस r पर h की वैल्यू। सो h की वैल्यू अपने को पता है, ये होती है म्यू नॉट बाई जो 2 पाई लिखते हैं वो यहाँ होगी 1/2 पाई I/r। आपने मैग्नेटिक फील्ड में H सिंबल से नहीं पढ़ करके B से पढ़ा होगा, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वो क्या होती है वो आगे हम चल के अभी डिफाइन करना चाहेंगे। यदि हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो इस वायर के चारों तरफ, वायर अपने चारों तरफ एक करंट कैरिंग वायर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं H सिंबल से लिख रहा हूँ और उसका नाम क्या लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड है। सो यहाँ पर यदि मैं कोई मटेरियल रख दूँ इस वायर के चारों तरफ, जैसे मान लेते हैं कि मैंने सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया या आयरन कोर रख दिया, तो वो आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी। सो उसको मैग्नेटाइज कौन किया, इस H फील्ड ने मैग्नेटाइज किया। तो किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए हम बाहर से जो फील्ड प्रोड्यूस करेंगे दैट फील्ड इज नोन एज H फील्ड। इस H फील्ड का नाम लिख रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ऐसे लिख दिया। तो ये वायर हो गई। इसी तरीके से मान लेता हूँ मैं सोलेनॉइड के लिए लिख देता हूँ। हो सकता है सोलेनॉइड आपने पढ़ लिया हो अभी। तो सोलेनॉइड की फील्ड, सोलेनॉइड के क्लोजली वुंड वायर्स होती है, इस तरीके से मैंने लगा दिया और मान लेता हूँ कि इसके अंदर करंट कितनी आई जा रही है। सो ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। सो वायर के अंदर यदि अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर, एंड्स में नहीं ले रहा हूँ मैं, सोलेनॉइड के अंदर यदि हम H की वैल्यू लिखें तो B तो म्यू नॉट N I होता है, तो H की वैल्यू केवल और केवल किसकी इक्वल हो जाएगी, N/I की इक्वल हो जाएगी। सो इस तरीके से हम H की वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यदि हमें विजुअलाइज करना है कि H क्या होता है तो H को विजुअलाइज करने के लिए आप ये मानिए कि बाहर से हम जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके यदि हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो जिस फील्ड से हम उस मटेरियल को क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इस दो नाम से जानेंगे, बट आप अभी अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो इनके नाम अलग अलग मिल सकते हैं। एक को हम एच फील्ड लिखेंगे और एक को हम बी फील्ड लिखेंगे। इसी तरीके से हम इसके लिए एम्पियर्स लॉ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस फील्ड के लिए। सो मान लो हम एम्पियर लॉ डिफ़ाइन करते हैं। सो एम्पियर्स लॉ फॉर एच फील्ड के लिए, फॉर एच फील्ड। सो एम्पियर्स लॉ क्या कहलाता है कि यदि हम उस मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन ले, सो इट इज़ एच डॉट डी एल। वहाँ पर आप बी डॉट डी एल पढ़े होंगे, म्यू नॉट आई। सो एच डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। सो दिस इज एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई। तो इस तरीके से हम एक नई फील्ड डिफाइन कर सकते हैं जिसको हमने एच लिखा। विजुलाइज यदि करना हो तो यदि हमारे पास कोई वायर है, उस वायर यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम हमने क्या रख दिया, एच फील्ड रख दिया, और इसका नाम रखा हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम इसी से क्लोजली रिलेटेड एक डेफिनेशन और लिखना चाहते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या सिंपली उसको जो है मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। सो इट इज़ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत क्लोजली रिलेटेड वर्ड है, अपने को ब्लाइंडली इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको एम सिंबल से लिखेंगे या आई सिंबल से लिखेंगे, कुछ राइटर एम से लिखते हैं, कुछ आई से। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और सिंपली ये मैग्नेटाइजेशन भी कहलाता है। सो इट इज़ मैग्नेटाइजेशन, और इसको एम से लिखेंगे या एच से लिखेंगे। सो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसी मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। सो यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको लिखूंगा नेट डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक लिख देता हूँ, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये हो गया। अब इसको यदि सिंबल के फॉर्म में लिखें तो यह हो जाएगा म्यू नेट। अब म्यू जो है यहाँ पर अभी हम दूसरा म्यू जो है दूसरी प्रॉपर्टी के लिए भी यूज़ करेंगे। सो स्मॉल एम, कैपिटल एम, म्यू, इस तरीके से सिंबल यूज़ करते हैं। वी के लिए वॉल्यूम लिख दिया। अब इसका तो यूनिट मैंने बताया था एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम तो जो इसका यूनिट होगा वो आएगी एम्पियर पर मीटर। एच का भी जो यूनिट होता है, एच का यूनिट भी आप यहाँ से देख लीजिए, ये तो यूनिटलेस है तो एम्पियर पर मीटर। सो एच का भी यूनिट है, वो भी जो है एम्पियर पर मीटर ही है। सो यूनिट ऑफ एच, ये भी किसके इक्वल है, एम्पियर पर मीटर। तो एच का भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है, और ये जो हमने नई टर्म डिफाइन किया एम आर आई, इसका यूनिट कितना है, एम्पियर पर मीटर है। सो अब यह है क्या चीज़, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई मटेरियल है और इस मटेरियल को आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। तो मैग्नेटाइज करने का क्या मतलब है कि इसके अंदर आपको डाइपोल मोमेंट क्रिएट करना होगा। सो इसके अंदर मैंने मान लिया कि हमने कुछ रैंडम डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर दिया। ये जो छोटे छोटे मैंने बना दिया है, दीज आर इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स। तो ये इसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गए। सो ये छोटे छोटे जो हैं इस तरीके से जो मैंने बनाया है, ये डाइपोल मोमेंट है। यदि कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होता है तो मैग्नेटाइज होने का सिंपल सा मतलब है कि उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। यदि आप किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो मटेरियल कभी मैग्नेटाइज नहीं होगा। मैग्नेटाइज करने का मतलब ये है कि उस मटेरियल के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो गए हैं,
डाइपोल्स क्रिएट हो गए हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मैग्नेटिज्म की वो मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो चार्ज ही है, जो आइसोलेट हो सकता है, प्लस अलग हो सकता है, माइनस अलग हो सकता है। लेकिन मैग्नेटिज्म में हमने सीखा था कि हम लोग जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट एग्जिस्ट करेगी वो मैग्नेटिक डाइपोल है। तो यदि हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके अंदर हमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट करना होगा। सो डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं ये यूनिट वॉल्यूम है। सो ये हम मान लेता हूँ कि ये वॉल्यूम क्या हो गया, v हो गया, ये वॉल्यूम v मान लेता हूँ। इस v वॉल्यूम के अंदर आपने डाइपोल क्रिएट कर रखा है। सो ये जो डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम है वही क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। सो जितना ज़्यादा अंदर आप डाइपोल क्रिएट कर सकते हैं यूनिट वॉल्यूम में, वो मटेरियल उतना ही स्ट्रांगली क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। तो हम जब किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे यूनिट वॉल्यूम में, हम बोलेंगे कि मटेरियल उतना स्ट्रांगली क्या कर गया है, मैग्नेटाइज हो गया है। सो उस बात को बताने के लिए हम उसके लिए एक टर्म डिफाइन किए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस तरीके से हमने दो टर्म डिफाइन कर लिया, एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या जिससे सिंपली मैग्नेटाइजेशन लिखेंगे, और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक को H से लिख रहे हैं और दूसरे को M या I से लिख रहे हैं। सो इस तरीके से हमने दो छोटी छोटी क्वांटिटीज डिफाइन। अब हमें इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। छोटी छोटी चार प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इम्पॉर्टेंट है, आगे क्लासिफिकेशन में बार बार इनका काम पड़ेगा। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल है, तो इस तरीके से लिखेंगे, काई से इसको डिनोट करेंगे। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है पहले डिफाइन करेंगे, फिर समझाऊंगा मैं आपको। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ, it is the ratio of intensity of magnetization, it is the ratio of intensity of magnetization and magnetizing field। लैंग्वेज में यदि अपने को लिखने में दिक्कत हो तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। सो काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये M/H का रेशियो है। M नहीं लिख करके आप I भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ M/H। कोई इससे कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये भी एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर है। सो इट इज़ यूनिट लेस। सो ये है कि जब किसी मटेरियल को आप क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे, तो मैग्नेटाइज करने का मतलब है कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो यदि किसी मटेरियल में H फील्ड लगा करके आप ज़्यादा डाइपोल प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि वो मटेरियल ज़्यादा ससेप्टिबल है। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि उस मटेरियल को कम फील्ड लगा करके आप ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ H, इफ़ वी कैन प्रोड्यूस larger magnetization in a material, then we say that material is susceptible to magnetization। So susceptibility एक प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि कितना आसानी से हम लोग मटेरियल को क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो susceptibility इज अ प्रॉपर्टी विच टेल्स, सो ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जिससे अपने को विजुअलाइज करने में दिक्कत नहीं हो। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, magnetic susceptibility is the property which tells that how easily a material can be मैग्नेटाइज्ड, हाउ इजली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। सो कितना आसानी से हम उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये उसकी ससेप्टिबिलिटी बताएगा। यदि मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब हम उसके अंदर कम मैग्नेटिक फील्ड लगा करके
उसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो यदि ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि मटेरियल क्या है, ज़्यादा ससेप्टिबल है, तो काई की वैल्यू होगा ये। एक छोटी सी प्रॉपर्टी इसमें और है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और एक छोटा सा पॉइंट और है। सो ये अपने को बेसिक डेफिनेशन है जिनका बार बार हमारा काम पड़ेगा आगे मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन में। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू से डिफाइन करेंगे। सो इसको भी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ magnetic flux density. It is the ratio of magnetic flux density and magnetizing field सिंबल के फॉर्म भी लिखा है तो B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी V और इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी H। तो म्यू की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, B बाई एच की इक्वल। तो 2 तरह की फील्ड हो गई, B और H का रेशियो म्यू कहलाएगा और M और H का जो रेशियो है वो काई कहलाएगा। से 2 हमने डेफिनेशन बना लिया। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे आपके पास कोई ये मटेरियल है, इस मटेरियल को आप बाहर कोई आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रेजेंट थी H, ये बाहर की फील्ड है। आप जब मैग्नेटाइज करेंगे इस मटेरियल को तो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट M प्रोड्यूस हो जाएगा। सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो नेट मैग्नेटिक फील्ड B कहलाएगी। सो मटेरियल के अंदर B कितना है और H कितना है, सो B और H का जो रेशियो होगा वो म्यू कहलाएगा और M और H का जो रेशियो होगा वो कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस तरीके से हम जो है 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, M और H का रेशियो और B और H का रेशियो। आप रेशियो के फॉर्म में याद रख सकते हैं, फार्मूला वो ज़्यादा आसानी से बताया जा सकता है। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन हमें यहाँ पर और बनाना है, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। बहुत बार हम जो है परमिएबिलिटी नहीं लेकर के रिलेटिव परमिएबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू आर सिंबल से लिखेंगे। सो म्यू आर को कैसे डिफाइन करेंगे, म्यू आर इज डिफाइंड एज म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम या मटेरियल, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, और दिस इज म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सो वैक्यूम की परमिएबिलिटी और उसके है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सो इस तरीके से आप इसको जो है आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा भी मैंने आपको ये समझाया था कि यदि आप म्यू नॉट लिखना चाहते हैं वैक्यूम के लिए, सो वैक्यूम के लिए यदि आप लिखना चाहते हैं म्यू नॉट वैक्यूम के लिए तो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू अभी मैंने आपको सिखाया B बाई एच। तो यदि आप वैक्यूम में लिखना चाहते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, V नॉट बाई H नॉट के। और यदि आप मटेरियल में लिखना चाहते हैं तो मटेरियल के अंदर कितना लिखेंगे, B बाई एच। सो यदि आप म्यू आर लिखते हैं तो म्यू आर किसके इक्वल है, म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट। सो म्यू की वैल्यू लिखिए यहाँ पर B बाई एच और यहाँ B नॉट की वैल्यू लिख दीजिए, दिस इज़ B नॉट बाई H नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब आप देखिए H और H नॉट तो एक ही होगा, है ना, वो तो बाहर की एक्सटर्नल फील्ड है, ये नहीं कटेगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। H नॉट लिखें H लिखें, वैक्यूम में जो है वही मीडियम में होगा। सो ये कितना हो गया, B नॉट हो गया और ये कट जाएगा ये, क्योंकि H और H नॉट अलग अलग नहीं हो सकते हैं। सो म्यू आर हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा, B डिवाइड बाई म्यू। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या मतलब हो गया कि पहले जब आप वैक्यूम है वहाँ पर फील्ड निकाल लीजिए,
फिर मटेरियल रख के निकालिए तो उनका जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज म्यू आर। सो रिलेटिविटी परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू आर कैन बी डिफाइंड एज बी बाई बी नॉट। सो ये अलग अलग बुक्स में डिफाइन करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। मैंने आपको विजुलाइज करने के जो बताया है आप उस तरीके से उसको ध्यान रख सकते हैं। सो काई ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम जब किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करें तो कितना इजीली वो मैग्नेटाइज हो सकता है, वो उसकी ससेप्टिबिलिटी कहलाएगी। परमेबिलिटी का मतलब है कि जब हम उस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से चली जा सकती है, ये उसकी परमेबिलिटी कहलाएगी। सो इसमें एक छोटा सा रिलेशन अपने को और पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई। सो अभी मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बताई थी। काई की डेफिनेशन क्या बताई थी, m/h, और म्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी, b/h। ये मैंने अभी आपको सिखा दिया है, अब आप ध्यान रखिए। अब है क्या कि यदि आपके पास कोई मटेरियल है, यहाँ पर मान लो ये मटेरियल है, इस मटेरियल को बाहर की एक फील्ड में आपने रख दिया, ये रख दिया। सो होगा क्या कि मटेरियल के अंदर डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे। उन डाइपोल की पर यूनिट फील्ड कितनी हो गई, m। मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इस मटेरियल के अंदर टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। जो ये b है वो h और m का क्या होगा, सम होगा। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल फील्ड इनसाइड मटेरियल। सो टोटल फील्ड इनसाइड मटेरियल। सो मटेरियल के अंदर टोटल फील्ड कितनी आएगी ये अपने को बताना है। सो इसको मैं किससे लिख रहा हूँ, बी से लिख रहा हूँ। तो बी बाहर से आपने कितनी फील्ड लगाया है, एच फील्ड लगाया है। अंदर टोटल कितना प्रोड्यूस हो गया, एम प्रोड्यूस हो गया है। सो नेट फील्ड किसके इक्वल हो गया, एच प्लस एम के इक्वल हो गया। भाई आपने बाहर से जो फील्ड लगाया इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा एच, मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज का होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर डाइपोल क्रिएट हो गए। वो डाइपोल मिल करके किसी यूनिट वॉल्यूम में टोटल फील्ड कितनी क्रिएट कर रहे हैं, एम क्रिएट कर रहे हैं। सो नेट फील्ड किसकी इक्वल हो गई, एच प्लस एम के। उस एच प्लस एम को मैं किससे लिखना चाहता हूँ, बी से। अब इसमें एक समस्या है, समस्या ये है कि जो मेरे पास एच है उसका यूनिट एम्पियर पर मीटर, जो एम है उसका यूनिट एम्पियर पर मीटर, लेकिन जो मेरा बी है उसकी जो यूनिट है वो टेस्ला है। या टेस्ला नहीं लिख करके आप वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यूनिट की जो यूनिट्स है वो बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो आप केवल इक्वल सिमिलर क्वांटिटी कर सकते हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए मैं एक यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, म्यू नॉट से। सो म्यू नॉट से क्यों मल्टीप्लाई किया कि जब मैं म्यू नॉट से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे जो डायमेंशन मिलता है वो किसका मिल जाता है, बी का मिल जाता है। इस तरीके से अब हम इन क्वांटिटीज़ को बराबर कर सकते हैं। है क्या कि मेरे पास एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड एच है, उस मैग्नेटिक फील्ड एच में मैंने एक मटेरियल रख दिया। सो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। मटेरियल मैग्नेटाइज होने का मतलब कि मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डाइपोल क्रिएट हो गए। ये मैंने आपको अभी सिखाया था। डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे तो हर डाइपोल अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो उन डाइपोल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड यूनिट वॉल्यूम पर मैं एम से डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक एम हो गई और एक पहले से एच यहाँ प्रेजेंट है ही है, तो नेट फील्ड कितनी हो गई, एच प्लस एम। अब हम इस नेट फील्ड को किससे लिखना चाहते हैं, बी से लिखना चाहते हैं। सो मैंने बी लिख दिया। तो बी होना कितना चाहिए था, बी इज इक्वल टू एच प्लस एम होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि एच और एम की यूनिट तो एम्पियर पर मीटर है, इसलिए हम इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन बी की जो यूनिट है एच और एम के बराबर नहीं है। लेकिन यदि मैं इनकी यूनिट को, एच और एम की यूनिट को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो बी के हमें वही यूनिट मिलता है जो किसका मिल जाता है, बी का। इसलिए मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ऐसे लिख सकते हैं। राइटर्स को अलग अलग तरीके से लिखे हैं, हम लोग इस तरीके से ही समझना चाहते हैं। सो म्यू नॉट, यहाँ पर यदि आप इसको देखेंगे एच और एम की देखिए वैल्यू, एम यहाँ से कितना हो जाएगा, काई इंटू एच, ये हो गया। अब आप एच ले लीजिए कॉमन, सो म्यू नॉट और एच हो गया कॉमन, तो एच कॉमन हो गया तो कितना हो गया, 1 प्लस काई। काई इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब एच को इधर ले आइए तो ये बी बाई एच हो जाएगा। बी बाई एच कितना हो जाएगा, म्यू नॉट
यहाँ पर ये 1 प्लस काई हो गया। B/H ये मैंने आपको डिफाइन किया था म्यू, सो आप देखिए म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट 1 प्लस काई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर मेरे को और आपको समझानी है। इसे आप लिख सकते हैं म्यू बाई म्यू नॉट, और एक इसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस काई। म्यू बाई म्यू नॉट इज म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, सो इट इज़ 1 प्लस काई। इस तरीके से हम किसी मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी उसकी ज़्यादा तब होगी जब उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी क्या हो, ज़्यादा हो, बट हम आगे समझेंगे। तो हम जब नेक्स्ट मटेरियल समझ रहे होंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि हमने क्या क्या समझा। हमने सबसे पहले एक फील्ड डिफाइन किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को हम लोग लिख रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच फील्ड। ये वो एक्सटर्नल फील्ड है जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज की जाती है। जैसे मैंने मान लिया वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसे आर डिस्टेंस पर जो फील्ड है मैंने उसे किससे लिखा, एच से, और एच की वैल्यू कितनी होगी 1/2 पाई I/R। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं बी पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ म्यू नॉट लिख देते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई I/R। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि एच और बी के यूनिट सेम नहीं है। दोनों को यदि हमें जो है, ये हमारी समस्या नहीं है, साइंटिस्ट लोगों ने इस तरीके से डिफाइन ही किया, तो अपने को ये दो तरह की फील्ड समझना होगा। हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम एच के थ्रू पढ़ना चाहते हैं बी के थ्रू, लेकिन हम 10+2 में हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो पहले से डिसाइडेड है कि एच के फॉर्म बी के फॉर्म में पढ़ेंगे, इसलिए हम सारी इक्वेशन बी से पढ़ डालें, बट यहाँ पर हमें एच फील्ड की ज़रूरत पड़ रही है। अब नेक्स्ट है सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस फील्ड को मैं एच से लिखता हूँ, तो एच किसके इक्वल होगा, N/I के इक्वल होगा। नेक्स्ट मैंने आपको डिफाइन कर दिया एम्पियर्स लॉ फॉर एच फील्ड, तो H.dl किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है किसी क्लोज्ड पाथ में, वो टोटल करंट के इक्वल होगा। वहाँ पर क्या लिखते हैं कि म्यू नॉट I के इक्वल होगा, और यहाँ पर किसके इक्वल, H के। फिर हमने एक नई फील्ड डिफाइन किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सिंपली मैग्नेटाइजेशन, दैट इज नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफाइन किया, ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ M/H एंड परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ B/H। आप ऐसे ध्यान रखिए, परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ B/H एंड ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ M/H। परमेबिलिटी ये बताती है कि कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के आर पार हो सकती है, उसके अंदर से जितना आसानी से पार कर जाएंगी तो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई होगी। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होगा कि मटेरियल के अंदर बहुत आसानी से हम डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। परमेबिलिटी हाई का मतलब ये होगा कि उस मटेरियल के अंदर से हम आसानी से मैग्नेटिक लाइंस पास कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके पढ़ते हैं। इफ़ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज, इफ़ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज 10⁻³ एम्पियर पर मीटर and magnetic susceptibility is 20, then find intensity of magnetization, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन केवल लिखा रह सकता है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिखा रह सकता है। तो आराम से बताओ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H, यूनिट से भी क्लियर रहता है, 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज काई, इट इज़ 20। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैं M से लिख रहा हूँ, तो M। सो आप देखिए फार्मूला क्या बताते हैं, काई इज इक्वल टू M/H। सो जो M की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, काई इंटू H के इक्वल है। सो काई किसके इक्वल है, 20, और H की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ सो आ गया 20 इंटू 10⁻³ या आप यहाँ लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁻4 एम्पियर पर मीटर। इस तरीके से आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बता सकते हैं। सो M की वैल्यू आ गई कितनी, 2 इंटू 10⁻4 एम्पियर पर मीटर। सो आसानी से बता सकते हैं। सो एक मटेरियल है हमारे पास, उस मटेरियल में हमने बाहर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, 10⁻³ एम्पियर पर मीटर,
उस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कितना दिया है 20, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो बोल रहा है कि उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया कितना 2 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। इसका क्या मतलब है कि उसके यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, 2 × 10⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर का डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ in a solenoid is 100 per centimeter and current flowing through it is 2 ampere and current flowing through 2 ampere. Find first H field लिख सकते हैं, केवल H लिख सकते हैं, H इनसाइड सोलेनॉइड। इनसाइड का मतलब आपको उसके एंड में नहीं निकालना है। सेकेंड B इनसाइड सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर B कितना होगा। अब एक और लिख सकते हैं, इफ़ ए मटेरियल of mu r equal to 50 is filled inside solenoid, then find B। H में तो कोई अंतर आएगा नहीं, वही रहेगा, तो मटेरियल भर दें तो कितना B हो जाएगा। क्यों B बदल जाएगा, क्योंकि मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो अपनी फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। सो काफ़ी आसानी से बताया जा सकता। I की वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन से लिखते हैं, पर यूनिट लेंथ, सो 100 पर सेंटीमीटर, सो ये आ जाएगा पर सेंटीमीटर है तो इसको पर मीटर में कर देता हूँ। सो कितना हो जाएगा 10⁴ पर मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 10⁻², ये ऊपर चला गया तो 10⁴ पर मीटर आ गया। अब पहला H है, तो सोलेनॉइड के लिए H की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, N × I के बराबर होगा। सो H इज इक्वल टू NI, N इज 10⁴ एंड I इज 2। सो यहाँ पर H की वैल्यू आ गई कितनी 2 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। B की वैल्यू आप देख सकते हैं, सो B कितना होता है μ0 NI, या इसी को μ0 H भी लिख सकता हूँ मैं। सो जो B की वैल्यू है μ0 कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, और H की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁴, तो ये आ जाएगा कितना 8 पाई, और 8 पाई × 10⁻³ टेस्ला है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाले में कि म्यू आर की वैल्यू हमें 50 दिया हुआ है, तो थर्ड है और B की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सो म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई, सो 50 इज इक्वल टू 1 + काई। मान लो कि कभी अपने को काई के टर्म्स में लिखना है तो ये 49 आ जाएगा ससेप्टिबिलिटी। अब मेरे को यदि B निकालना है, सो आपको मैंने पढ़ा रखा है B इज इक्वल टू μ0 H + M, इस तरीके से बताया है। सो आप जो है M की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मान लो कि आपने को इतना ही याद है, सो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी μ0 H तो वही है, और एक किसके इक्वल हो जाएगा काई × H के इक्वल हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू H मैंने बाहर ले लिया, सो H × μ0, और ये 1 + काई डायरेक्ट आ जाएगा। अब मैंने इस तरीके से ही लगाया है। सो H की वैल्यू हमने निकाल लिया है, μ0 हमें पता है, 1 + काई पता है। सो H की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2 × 10⁴, तो 2 × 10⁴, μ0 की वैल्यू है कितनी 4 पाई × 10⁻⁻⁷, 1 + काई म्यू आर ही होता है, तो 1 + 49। आप इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए,
सो ये कितना हो जाएगा 4 पाई, तो यहाँ मैं 4 पाई लिख देता हूँ। और ये 1 + 49 + 150 × 200, सो 100 और ये 4 10⁻⁶ और इधर है 10⁻⁷, तो मतलब 10⁻⁻⁻1 हो गया। सो इट इज़ 0.4 पाई टेस्ला। ऐसे हो सकता है, ये आपको ऐसे नहीं लगाना है। सो बहुत आसानी से बता सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई बी नॉट। सो बी की वैल्यू कितनी है, म्यू आर इंटू बी नॉट। बी नॉट का मतलब जब उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं था, वैक्यूम था। सो म्यू आर कितना है, म्यू आर हमें दिया था 50, सो मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ। और बी नॉट आपने निकाल लिया है, जब कोई मटेरियल नहीं है तो वी जो है वही बी नॉट है वैक्यूम में, तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। सो यहाँ हो जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। अब आप देख लीजिए ये 400 पाई हो गया। सो इट इज़ 400 पाई इंटू 10⁻⁻3, सो इट इज़ 0.4 पाई टेस्ला। सो ऐसे बता सकते हैं, कोई भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब हमने कोई मटेरियल नहीं फिल किया तो एच तो वही रहेगा, एच तो नहीं बदल सकता है, लेकिन बी बदल जाएगा। जब वैक्यूम है तो बी की वैल्यू कुछ है और आएगी, मटेरियल भर देंगे तो आपकी बी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने के बाद वो अपना डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, मतलब मटेरियल के अंदर हर जगह छोटे छोटे डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि हर डाइपोल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड है तो टोटल वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट होगी उस वैल्यू को बढ़ा देगा वो। इस तरीके से हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज।